Good morning students, I am राजेन छिपा from प्रज्ञा अकेडमी गंगापुर सिटी। आज हम पढ़ रहे हैं ध्रुवण गुणकता, प्रकाशिक सक्रियता या क्रेलता। क्लियर है? इससे पहले आपने काफ़ी सारे टॉपिक पढ़े और इस टॉपिक में जो मेन काम आएगा वो RS नोमेनक्लेचर है, जो आप पढ़ते रहिए घर पे, उससे ये टॉपिक इजी वे में क्लियर हो जाएगा। तो हम बात करें ध्रुवण गुणकता, प्रकाशिक सक्रियता या क्रेलता, तो हमने वहां डेफिनेशन लिखी थी एक, कहां पर, जब प्रकाशिक सक्रियता चालू करी थी वहीं पर एक ध्रुवण गुणकता की परिभाषा लिखी थी कि सर वे पदार्थ जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को, किसको, समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को, प्रकाश पीपीएल के तल को घुमा देते हैं, ध्रुवण गुणक पदार्थ कहलाते हैं और इस घटना को ध्रुवण गुणकता कहते हैं। मतलब ध्रुवण गुणकता, प्रकाशिक सक्रियता, क्रेलता एक ही शब्द है, जिसका मतलब क्या होता है, वे पदार्थ जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को, पीपीएल के तल को, इस पीपीएल को घुमा देते हैं, वही कहलाते हैं आपके ध्रुवण गुणक पदार्थ, और जो नहीं घुमा पाते वो कहलाते हैं आपके ध्रुवण अघूर्णक पदार्थ। क्लियर? तो यहाँ पर ध्रुवण गुणक पदार्थ हो गया। अब अपन ने, आपको याद है वहां पे पढ़ा था, ध्रुवण गुणक पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, दक्षिण ध्रुवण गुणक और वाम ध्रुवण गुणक। जो दाईं ओर घुमाते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को, वो दक्षिण ध्रुवण गुणक है, और जो बाईं ओर घुमाते हैं वो वाम ध्रुवण गुणक है। यानी कंफ्यूजन? अपन हम यहाँ बात करें कि सर समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमा देते हैं, ध्रुवण गुणक पदार्थ कहलाते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब अगर अपन देखें तो बहुत से लोग क्या सोचते हैं, बहुत से बच्चे क्या सोचते हैं कि भाई जिनमें क्रेल कार्बन होता है वही क्रेल होते हैं। नो। क्लियर है? जिनमें क्रेल कार्बन होता है वो क्रेल भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। क्लियर है? मतलब क्रेल कार्बन वाले यौगिक ध्रुवण गुणकता प्रदर्शित कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो ध्रुवण गुणकता को प्रदर्शित करने की जो मेन शर्तें हैं वो क्या हैं? तो मेन शर्त क्या है? मेन शर्त यही है कि जो भी यौगिक है उस यौगिक में हम कह दें कि सर अणु या वस्तु, जो भी अणु है या जो भी वस्तु है, उस अणु या वस्तु में प्लेन ऑफ सिमेट्री, सममिति तल, कौन सा तल? सममिति तल, और सेंटर ऑफ सिमेट्री, सममिति केंद्र, क्या होना चाहिए? एब्सेंट होना चाहिए, ये अनुपस्थित होने चाहिए। क्लियर? तो किसी भी यौगिक के प्रकाशिक सक्रिय होने के लिए हमें क्या देखना है वहां पर? प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होना चाहिए। वहां एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो सकता है, मतलब सममिति अक्ष तो हो सकता है, लेकिन सममिति केंद्र और सममिति तल अनुपस्थित होना चाहिए। क्लियर है? तो ये अनुपस्थित होना चाहिए और ये अनुपस्थित होना चाहिए। एक और था आपके चौथा जो अपन ने नहीं पढ़ा, अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एकांतर सममिति अक्ष, ये भी एब्सेंट होना चाहिए। क्लियर है? तो वो अणु या वस्तु ध्रुवण गुणकता प्रदर्शित करती है, और यदि इनमें से कोई एक भी प्रेजेंट हुआ, इन तीनों में से कोई भी एक उपस्थित हुआ, चाहे वो सममिति तल उपस्थित हो, चाहे सममिति केंद्र उपस्थित हो, चाहे एकांतर सममिति अक्ष उपस्थित हो, तो यौगिक ध्रुवण अघूर्णक होगा, प्रकाशिक अक्रिय होगा या अक्रेल होगा। और यदि ये सारे ही अनुपस्थित हैं तो यौगिक ध्रुवण घूर्णक होगा, प्रकाशिक सक्रिय होगा या क्रेल होगा। क्लियर है? यौगिक का क्रेल होना एक अलग चीज है, क्रेल कार्बन का होना एक अलग चीज है। क्लियर है? क्रेल कार्बन तो क्या है, जिसकी चारों संयोजकताएं भिन्न भिन्न हो, क्रेल कार्बन है। लेकिन यहाँ क्रेल यौगिक का मतलब, क्रेलता का मतलब क्या है कि यौगिक पूर्णतः असम्मित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? असम्मित। अब बेटा वो असम्मित का मीन क्या है वो देखिएगा। असम्मित यहां पर अपन देखें, असम्मित की मैं इंग्लिश में दो तरह से नाम लिख सकता हूं। एक तो एसिमेट्रिक होता है और एक होता है डिससिमेट्रिक। इन दोनों का हिंदी में तो अर्थ एक ही होता है, असम्मित। क्या होता है? असममित। क्लियर है? लेकिन इन दोनों का अलग अलग नाम, तो इनकी पहचान भी अलग अलग है। ये तो क्या होते हैं,
वे यौगिक जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री, मतलब सममिति अक्ष भी अनुपस्थित हो, सममिति तल भी अनुपस्थित हो, सममिति केंद्र भी अनुपस्थित हो और एकांत सममिति अक्ष भी अनुपस्थित हो, वो तो एसिमेट्रिक होता है। और वे यौगिक जिनमें सममिति तल अनुपस्थित हो, सममिति केंद्र अनुपस्थित हो, अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री अनुपस्थित हो, लेकिन एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होना चाहिए। क्लियर? मतलब वे यौगिक जिनमें सममिति अक्ष को छोड़कर बाकी सभी सममिति तत्व अनुपस्थित होते हैं वो तो डिसिमेट्रिक होता है, और वे यौगिक जिनमें सभी सममिति के तत्व अनुपस्थित होते हैं वो एसिमेट्रिक होता है। और इन दोनों का मीन हिंदी में असम्मिति होता है, और जितने भी असम्मित यौगिक होते हैं वो सभी प्रकाशिक सक्रिय होते हैं। क्या होते हैं भाई? प्रकाशिक सक्रिय। तो प्रकाशिक सक्रिय ध्रुवण घूर्णक होते हैं या क्रेल होते हैं। तो आपसे पूछेगा निम्न में से कौन सा यौगिक प्रकाशिक सक्रिय है और कौन सा यौगिक प्रकाशिक अक्रिय है। प्रकाशिक सक्रिय मतलब ऑप्टिकली एक्टिव और प्रकाशिक अक्रिय मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लियर? तो आपको देखो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होना चाहिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री मतलब सममिति केंद्र अनुपस्थित होना चाहिए, एकांत सममिति अक्ष भी अनुपस्थित होना चाहिए। कोई कंफ्यूजन है क्या? अब हम लेते हैं एक एक करके एग्जाम्पल्स, वो देखिएगा आप और तसल्ली से देखिएगा, क्योंकि ये सारी पूरा टॉपिक अपन को ट्रिक्स में पढ़ना है अब, क्योंकि यहाँ ट्रिक्स से फटाफट क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और यदि आप वैसे पढ़ना चाहें तो आपको निकालने आते हैं, आप निकाल के देखिएगा। अगर सारे एब्सेंट है तो प्रकाशिक सक्रिय है, और अगर एक भी इनमें से प्रेजेंट हुआ तो प्रकाशिक अक्रिय है। किसको छोड़कर? सममिति अक्ष को छोड़कर। वो प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी। क्लियर? बाकी सभी एब्सेंट होंगे। क्लियर है? चलिए अब एग्जांपल्स देखते हैं, वो देखते। अब चलिए अब हम देखते हैं एग्जांपल्स किसके? ऑप्टिकल एक्टिविटी के। क्लियर है? तो पहला है 1 काइरल कार्बन containing compounds। क्लियर? ऐसे यौगिक जिनमें एक किरैल कार्बन वाले यौगिक ले लें, एक किरैल कार्बन वाले यौगिक। तो हम उन यौगिकों की बात कर रहे हैं, उन कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं जिनमें 1 काइरल कार्बन प्रेजेंट है, एक किरैल कार्बन प्रेजेंट है। क्लियर है? तो जिनमें एक किरैल कार्बन होता है वो सदैव क्या होते हैं? प्रकाशिक सक्रिय होते हैं। तो ये क्या हो गया? ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, मतलब सदैव प्रकाशिक सक्रिय होंगे। क्या होंगे? सदैव प्रकाशिक सक्रिय होंगे। क्लियर? अब हिंदी मीडियम वाले भी ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब समझें, प्रकाशिक सक्रिय होता है। तो ये एग्जाम्पल फिर अपन एक ही ले लेंगे, चाहे को बार बार 2 वीडियो बनाएं, एक में बन जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ थ्योरी है नहीं है, केवल एग्जाम्पल्स है। क्लियर है? तो ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं कौन? जिनमें एक काइरल कार्बन प्रेजेंट होता है। वो सारे के सारे कंपाउंड्स जो होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, प्रकाशिक सक्रिय होते हैं, ध्रुवण घूर्णक होते हैं, काइरल होते हैं। क्लियर? अब अपन बात करें एक किरैल कार्बन वाले एग्जाम्पल्स की, जैसे आपने यहाँ ले लिया CH3 CH Br C2H5, इसमें ये एक किरैल कार्बन प्रेजेंट है। तो ये क्या हो गया? ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। क्या हो गया? ये ऑप्टिकली एक्टिव, प्रकाशिक सक्रिय। तो मैं इसको शॉर्ट में OA लिखूंगा, और ऑप्टिकली इनएक्टिव प्रकाशिक अक्रिय को अपन लिखेंगे OI। क्लियर? तो प्रकाशिक सक्रिय हो गया क्योंकि इसमें एक किरैल कार्बन है। आपने ऐसे यहाँ पे लिया, मान लो CH3 CH OH और C2H5, यहाँ एक किरैल कार्बन है, तो ये कंपाउंड भी क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव। तो अगर एक ही किरैल कार्बन है तो वो तो हमेशा ऑप्टिकल एक्टिव होगा, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, प्रकाशिक सक्रिय होगा, कोई दिक्कत है ही नहीं। आपने ऐसे यहाँ पे ले लिया, मान लो COOH
CH3 OH और H। तो यहाँ देखिएगा ये कार्बन कायरल है क्योंकि चारों ग्रुप डिफरेंट है, और चारों ग्रुप डिफरेंट है, एक ही कायरल कार्बन है, तो क्या हो गया ये ऑप्टिकली एक्टिव। क्लियर। और एग्जांपल ले लिया आपने, मान लो ये ले लिया CH3 C2H5 और यहाँ पर आपने ले लिया Br और यहाँ ले लिया आपने Cl। तो ये कार्बन कायरल है और एक कायरल कार्बन है, एक किरैल कार्बन है, तो ये क्या होगा ऑप्टिकली एक्टिव। और आपने जैसे ऐसे ले लिया होता, मान लो CH3 यहाँ पर Br आ जाता और यहाँ पर Cl आ जाता, तो ये कार्बन अब कायरल नहीं है क्योंकि ये CH3 आ गया ना भाई, और दोनों समान आ रहे हैं, इसका मतलब ये कायरल नहीं है, और नहीं है मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव, मतलब इसे कहते हैं प्रकाशिक अक्रिय। प्रकाशिक अक्रिय यानी ध्रुवण अघूर्णक। क्लियर है। तो जब एक भी किरैल कार्बन नहीं है तो प्रकाशिक अक्रिय है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम। तो जब एक किरैल कार्बन होता है तो वो यौगिक सदैव प्रकाशिक सक्रिय होते हैं। अब हम उन एग्जांपल्स को लेते हैं जिनमें किरैल कार्बन भी प्रेजेंट है और फिर भी वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो सकते हैं, मतलब प्रकाशिक अक्रिय हो सकते हैं। देखते हैं कैसे आते हैं एग्जाम्पल, वो देखिए। हम लेते हैं दो किरैल कार्बन वाले यौगिकों में प्रकाशिक सक्रियता। कैसे देखेंगे कि दो किरैल कार्बन वाले यौगिकों में प्रकाशिक सक्रियता कैसे देंगे, ध्रुवण घूर्णकता कैसे देंगे। तो दो किरैल कार्बन वाले यौगिक प्रकाशिक सक्रिय हो भी सकते हैं और नहीं भी, कैसे वो देखना यहाँ पर। तो यहाँ केस फर्स्ट आता है कि यदि दोनों किरैल कार्बन भिन्न भिन्न हो, मतलब दोनों किरैल कार्बन भिन्न हो, अलग अलग हो, तो वो यौगिक जो होगा वो हमेशा मतलब सदैव प्रकाशिक सक्रिय होगा, या ध्रुवण घूर्णक होगा, या किरैल होगा। क्लियर है। तो प्रकाशिक सक्रिय को ही बोलते हैं ध्रुवण घूर्णक है, और इसे ही बोलते हैं काइरैल या किरैल। क्लियर है। और इसे हम हिंदी में इंग्लिश में बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव होगा हमेशा। तो मतलब क्या है, अगर दो किरैल कार्बन उपस्थित है और दोनों किरैल कार्बन असमान है, भिन्न भिन्न है, डिफरेंट है, तो वो यौगिक हमेशा प्रकाशिक सक्रिय होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्लियर। फिर हम यहाँ बात करें सेकंड केस। सेकंड केस की बात करें, सेकंड केस क्या कहता है। सेकंड केस कहता है कि जब दोनों किरैल कार्बन समान हो। क्या हो भाई, दोनों किरैल कार्बन समान हो। तो समान हो तो इस स्थिति में फिर आपको ये प्रकाशिक सक्रिय हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इस केस में आपको क्या करना है, उन दोनों किरैल कार्बन का RS नामकरण करना है। क्या करना है, उन दोनों किरैल कार्बन का RS नामकरण करना है। तो बेटा जी आप देखिएगा कैसे करेंगे आप RS नामकरण, वो देखिएगा। मान लो कि यहाँ पहले किरैल कार्बन पर R आ गया विन्यास और दूसरे किरैल कार्बन पर भी R आ गया। क्लियर है। तो ये यौगिक जो होगा वो हमेशा प्रकाशिक सक्रिय होगा। क्या होगा, ये यौगिक सदैव प्रकाशिक सक्रिय होगा, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्लियर। और यदि मान लो यहां पर क्या हो सकता है कि A पर S आ जाए और B वाले कायरल कार्बन पर भी S आ जाए, मतलब दोनों का विन्यास समान आए, या तो R आए या SS आए, तो इन दोनों स्थितियों में यौगिक जो होगा वो प्रकाशिक सक्रिय होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। कोई कंफ्यूजन है तो आप बताइए। क्लियर। अब हम यहाँ पे बात करें, ये तो पहली स्थिति आ गई कि भाई RR और SS आ जाए। लेकिन यदि मान लो कि पहले कार्बन पर R आए और दूसरे कार्बन पर विन्यास जो है वो S आए, या पहले कार्बन पर S आए और दूसरे पर R आए, तो ये यौगिक जो होगा वो प्रकाशिक अक्रिय होगा। क्या होगा भाई, प्रकाशिक
अक्रिय होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो मिरर इमेज होने के लिए एक का आर दूसरे का एस आना अनिवार्य है। क्लियर? क्योंकि आर का जब एस आएगा तभी तो यहाँ पर सममिति तल उपस्थित होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री उपस्थित होगा, पीओएस प्रेजेंट होगा, और पीओएस प्रेजेंट होगा तो प्रकाशिक अक्रिय होगा। ऐसे यौगिकों को मैं आगे मीजो यौगिक कहेंगे। हम क्या कहेंगे? ऐसे यौगिकों को आगे मीजो यौगिक पढ़ेंगे अभी अपन, तो उनको हम कहेंगे मीजो यौगिक। क्लियर है? तो आपको क्या करना है, जब 2 क्रेल कार्बन वाले यौगिक दे रखे हों और उन 2 क्रेल कार्बन वाले यौगिकों में पूछे कौन सा यौगिक प्रकाशिक सक्रिय है और कौन सा प्रकाशिक अक्रिय है, तो बेटा जी कुछ नहीं करना, आपको ये देखना है कि दोनों क्रेल कार्बन समान है या असमान है। यदि दोनों क्रेल कार्बन असमान है, भिन्न है, डिफरेंट है, तब तो वो हमेशा प्रकाशिक सक्रिय होगा। वहां कुछ देखने की आवश्यकता ही नहीं है, आपको कुछ करना ही नहीं, आंख बंद करके बोल दो डायरेक्ट प्रकाशिक सक्रिय, ध्रुवण घूर्णक ऑप्टिकली एक्टिव है। क्लियर? लेकिन यदि दोनों क्रेल कार्बन समान है, सेम हो गए, इक्वल है, और जब दोनों क्रेल कार्बन समान है तो वहां पे फिर आपको आरएस करना पड़ेगा दोनों क्रेल कार्बन का, वो आपको आता है। और यदि दोनों क्रेल कार्बन का विन्यास आर आर आ रहा है या दोनों क्रेल कार्बन का विन्यास एस एस आ रहा है, तो यौगिक जो है वो प्रकाशिक सक्रिय होगा। और यदि एक क्रेल कार्बन का विन्यास आर है, दूसरे का एस आ रहा है, या एक का एस है, दूसरे का आर आ रहा है, तो वो यौगिक प्रकाशिक अक्रिय होगा, उसे मीजो यौगिक कहेंगे। क्लियर है? तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये देखेंगे दोनों क्रेल कार्बन समान है या असमान। यदि समान है जब तो कोई दिक्कत है ही नहीं आपको, है ना। सॉरी, असमान है जब तो कोई दिक्कत है ही नहीं आपको, वो हमेशा प्रकाशिक सक्रिय होगा। लेकिन यदि समान है तो आपको आर एस करना है। यदि दोनों क्रेल कार्बन का विन्यास आर आर आता है या एस एस आता है तो प्रकाशिक सक्रिय है, और यदि एक क्रेल कार्बन का विन्यास आर आता है, दूसरे का एस आता है, तो प्रकाशिक अक्रिय है। कोई कंफ्यूजन? चलिए अब हम एग्जांपल्स लेते हैं, उनको देखिएगा आप, जो दिक्कत आए वो मुझे बताइएगा। क्लियर? थैंक यू। अब देखिएगा, हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करें। इनमें अब ये 2 कायरल कार्बन्स हैं, 2 कायरल कार्बन्स हैं। क्लियर है? और जब इनमें 2 कायरल कार्बन्स हैं तो हमें देखना है कि भाई ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब प्रकाशिक सक्रिय है, ऑप्टिकली इनएक्टिव का मतलब प्रकाशिक अक्रिय है। क्लियर? तो यहाँ पे हमें क्या देखना था कि दोनों क्रेल कार्बन सेम है या डिफरेंट है। तो यहाँ देखो, ये क्रेल कार्बन, ये क्रेल कार्बन, बी आर सेम, एच सेम, यहाँ CH3 है, यहाँ C2H5, दोनों डिफरेंट हो गए। और जब ये दोनों क्रेल कार्बन डिफरेंट हो गए तो आंख बंद करके कह दो कि ऑप्टिकली एक्टिव होगा, प्रकाशिक सक्रिय होगा। क्लियर? अब यहाँ पर ये दोनों क्रेल कार्बन सेम हो गए। देखो H OH OH C तो एक तो ये तरीका है कि यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट था, और प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, सममिति तल प्रेजेंट है, तो ये प्रकाशिक अक्रिय हो गया। अब दूसरा तरीका क्या था, अपन को आरएस करना था। तो देखो इसका करें आरएस, तो ये 1, ये 2, ये नीचे वाले को 3 और इसको 4, 1 से 2, 2 से 3, एस की ओर आ रहा है चौथा, यहाँ पर है तो क्या आएगा आर। क्लियर? यहाँ पर 1, ये 2, ये 3 और ये 4। क्लियर? 1 से 2, 2 से 3, आर आ रहा है, चौथा यहाँ पर है, ओरिजेंटल पर तो क्या आएगा एस। तो देखो एक का आर आ रहा है, एक का एस आ रहा है, और मैंने आपको बोला था कि जब दोनों कायरल कार्बन सेम हो और एक कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन आर आए, दूसरे का एस आए, तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्या होगा? वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्लियर? फिर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पर ये दोनों कायरल कार्बन सेम है, OH OH H H COOH। क्लियर? तो यहाँ पर हम देखें RS, तो इसको 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4, 1 से 2 गए, 2 से 3 गए, आर की ओर आ रहा है तो ये हमने इधर कर दिया, क्या होगा एस, क्योंकि चौथा कहाँ पर है, ओरिजेंटल पर है। यहाँ पे हमने देखा 1 2, ऊपर वाले को 3 और इसको 4, तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 से 2, 2 से 3, आर आ रहा है, चौथा यहाँ पर है तो ये एस हो जाएगा। तो देखो दोनों का एस एस आ रहा है, और मैंने बोला था कि जब दोनों कायरल कार्बन सेम है, समान है,
और दोनों का कॉन्फ़िगरेशन भी सेम आ रहा है एस एस, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव मतलब प्रकाशिक सक्रिय होगा। ऐसे करना है बस आपको। क्लियर? यहाँ पर देखें, ये क्रेल कार्बन है एक और एक क्रेल कार्बन ये पीछे वाला है, तो इस क्रेल कार्बन से एक OH है, यहाँ पर एक NH2 है। डिफरेंट हो गया ना भाई ये। बाकी तो C सेम है, HS सेम है, लेकिन दोनों क्रेल कार्बन सेम नहीं है ना भाई। और जब दोनों क्रेल कार्बन सेम नहीं है तो मैं डिफरेंट है, इसका मतलब क्या है? असमान है, इसका मतलब क्या है? वो ऑप्टिकली एक्टिव है। आंख बंद करके लिखना है, ऑप्टिकली एक्टिव। क्यों? जब दोनों का एल कार्बन डिफरेंट है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्लियर? यहाँ पे देखो, COOH HH NH2 दोनों सेम है, दोनों सेम है तो इसका RS कर लो। अब न्यूमेन का RS डायरेक्ट तो होता नहीं है, हमें क्या करना है? इसको फिशर में कन्वर्ट करना है। फिशर में कन्वर्ट करने के लिए ये A वाला कार्बन, ये B वाला, यहाँ ऊपर B वाला नीचे A वाला है, तो ऊपर B वाला है, B वाले का मतलब COOH तो यहाँ आ गया। क्लियर? NH2 इधर आएगा और H इधर आएगा, और ये वाला NH2 इधर आएगा और H इधर आएगा और COOH इधर आएगा। क्लियर है? ये तो बनाना आता है आपको। अब RS कर लीजिए आप, इसको 1 मिलेगा, इसको 2 मिलेगा, इसको 3 मिलेगा और इसको 4 मिलेगा। 1 से 2 जाइए, 2 से 3 जाइए, चौथा ओरिएंटल पर है, क्या करेंगे? उल्टा। देन क्या आ गया? R। फिर इसको 1 मिला, इसको 2 मिला, 3 इसको ही मिला, 4 इसको मिला, तो 1 से 2 गए, 2 से 3 गए, ऐसा आ रहा है। चौथा ओरिएंटल पर है तो क्या आएगा? ये R आएगा। क्लियर? सॉरी 1 से 2 गए, 2 से 3 गए, ऐसा आ रहा है। इसका उल्टा करा तो R आ रहा है, R का R आ रहा है दोनों। और जब दोनों का एल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन RR आ रहा है तो ये कंपाउंड क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा, प्रकाशिक सक्रिय होगा। कोई कंफ्यूजन है तो आप बताइए, कोई दिक्कत? चलिए और देखते हैं एग्जांपल्स। क्लियर? अब हम इन एग्जांपल्स को सॉल्व करें सबको, कि कौन ऑप्टिकली एक्टिव है और कौन ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो ये सारे 2 का एल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड से 2 कार्बन क्रेल कार्बन वाले यौगिक हैं। तो यहाँ देखो, पहले तो देखो समान है या असमान है। CHO है, H है, OH है, दोनों क्रेल कार्बन समान है, मतलब ये प्रकाशिक अक्रिय भी हो सकता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव भी हो सकता है और एक्टिव भी हो सकता है। तो समान के केस में हमें क्या करना होता है? RS नोमेनक्लेचर करना होता है। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट प्रायोरिटी इसको मिलेगी, सेकंड इसको मिलेगी, थर्ड इसको मिलेगी और फोर्थ इसको मिलेगी। फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड आए, फोर्थ ओरिएंट इस पर है, डैश पर तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ऐसा आ गया। फिर यहाँ पर फर्स्ट इसको मिली, सेकंड इसको मिली और थर्ड इसको है ही है, और इसको क्या मिलेगी? फोर्थ। तो फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड आए, क्या आ रहा है? R आ रहा है। एक का R आ रहा है, एक का S आ रहा है। तो मैंने क्या बोला? जब एक दोनों का एल कार्बन सेम है, एक का R आए और एक का S आए, तो ये कंपाउंड क्या होगा? ये कंपाउंड प्रकाशिक अक्रिय ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्या होगा? प्रकाशिक अक्रिय ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये दोनों 2 बार्स द बीवर है, मतलब इस तरह से हैं, ये इस तरह से हैं दोनों, एक CH3 ऊपर और एक नीचे H और CH3 और H। तो यहाँ पे क्या जा रहा है? प्लेन ऑफ सिमेट्री जा रहा है ना भाई, और प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, इसका मतलब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, प्रकाशिक अक्रिय है। क्लियर? यहाँ देखिए, एक तो आपकी ओर आ रहा है और एक आपसे दूर जा रहा है, मतलब ये ऐसा है, ये फॉर्म जो है वो ऐसा है कि एक Cl ऊपर है, बाकी दूसरा H है, ऊपर H और यहाँ ये दूसरा Cl नीचे है। तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है ना भाई, और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। और यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते तो इसका RS कर लीजिए, दोनों सेम है ना का एल कार्बन। देखो Cl, दूसरा H बच गया, यहाँ पर दूसरा H बच गया। भाई अगर डैश पर यहाँ पर Cl तो बेस बच रहा है, और यहाँ डैश पर Cl, बेज पर Cl है तो डैश बच रहा है। क्लियर ना भाई? तो ये हो गया। और ऐसे ही यहाँ पर ये डैश पे आ गया, यहाँ H आ गया, यहाँ H आ गया। अब देखो डिफरेंट है, सेम है, CH3 H, CH2 खत्म, सेम है। और सेम है तो आप यहाँ पर देखिएगा, ये कार्बन से एक C जुड़ रहा है और एक C, H और CH3 2 कार्बन जुड़ रहे हैं, मतलब कार्बन से
इधर कार्बन से एक कार्बन जुड़ रहा है तो पहली वरीयता इसको मिलेगी, इधर एक वाले को मिलेगी और तीसरी वरीयता इसको और चौथी इसको। 1 से 2 गए, 2 से 3 गए और चौथी वरीयता कहाँ पर है? डैश पर है। तो उल्टा आ रहा है तो क्या लिखेंगे अपन इसको? एस लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसको? एस। फिर यहाँ पर देखें अपन, एक इसको मिलेगा, 2 इसको मिलेगा, थर्ड इसको मिलेगी और फोर्थ इसको मिलेगी। तो क्या करना है? 1 से 2, 2 से 3 गए, आर आ रहा है तो एक का एस आ रहा है, दूसरे का आर आ रहा है, दोनों का कार्बन सेम है तो कंपाउंड क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। यहाँ कर लो, ये मैंने वैसे बता दिया ऑप्टिकली एक्टिव, लेकिन आप आर एस करके देख लो। फर्स्ट प्रायोरिटी इसको मिलेगी, Cl है, तो यहाँ देखो कार्बन से Cl जुड़ा है या कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो सेकंड इसको मिलेगी और थर्ड इसको मिलेगी और फोर्थ हाइड्रोजन को मिलेगी। तो फोर्थ प्रायोरिटी आपकी कहाँ पर है? डैश पर है, तो जो आएगा वही रहेगा। तो Cl से फर्स्ट से सेकंड पे गए, सेकंड से थर्ड पे गए, ऐसा आ रहा है। फिर यहाँ देखो फर्स्ट प्रायोरिटी Cl को मिलेगी, सेकंड प्रायोरिटी इसको मिलेगी, थर्ड इसको मिलेगी और फोर्थ H को मिलेगी। अब फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ पर है? हमारी बेस पर, तो जो आएगा वो उल्टा करेंगे ना, उसका रिवर्स करेंगे। तो यहाँ Cl फर्स्ट प्रायोरिटी से सेकंड, सेकंड से थर्ड, आर आ रहा है, आर का उल्टा क्या करेंगे? एस, और दोनों पे समान आ रहा है ना एस एस। तो मैंने जब बोला था जब दोनों का कार्बन सेम हो और दोनों का कॉन्फ़िगरेशन भी सेम हो, एस एस या आर आर, तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो ये कंपाउंड क्या हो गया? ऑप्टिकली एक्टिव। कोई कंफ्यूजन? नो। यहाँ देखो, यहाँ पर ये 1 4 है और 1 और 4 है, तो इसका मतलब ऐसा है ये 1 4 है, तो 1 पर यहाँ CH3 ऊपर है, यहाँ H नीचे है, और 4 पर यहाँ CH3 ऊपर है और H नीचे। तो भले ये ऊपर नीचे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो 1 4 पर तो ऑलवेज प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है और 1 4 पर ऑलवेज प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ये क्या हो गया? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, प्रकाशिक अक्रिय हो गया। सममिति केंद्र तल उपस्थित है और सममिति तल उपस्थित है तो क्या होगा? प्रकाशिक अक्रिय होगा। इसको देखें, पहले देखो दोनों का एग्जाम सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट होते तो अपन अभी कर देते। तो यहाँ देखो CH3 सेम है, Br सेम है, Cl सेम है, मतलब दोनों का कार्बन सेम है। तो हमें इसका क्या करना है? RS नोमेनक्लेचर करना है। और जब हमें इसका RS नोमेनक्लेचर करना है तो देखो ये वाला कार्बन नीचे ही है, Cl CH3 Br, यहाँ पर उल्टी बाई है तो Br इधर आएगा, Cl इधर आएगा, CH3 इधर आएगा। तो देखो Br को फर्स्ट, Cl को सेकंड। अभी अनुक्रम नियम सीक्वेंस रूल तो आता ही है आपको, नहीं आता तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, चौथा कहाँ पर है? वर्टिकल पर, मतलब ऊर्ध्वाधर पर है, तो जो आ रहा है वही लिखेंगे R। यहाँ पर 1 2 3 इसको ही मिलेगा, 4 इसको मिलेगा, 1 से 2, 2 से 3, चौथा ओरिजेंटल पे तो उल्टा करेंगे, क्या आएगा? R। क्लियर? और दोनों में आर आर आ रहा है, ये कंपाउंड होगा ऑप्टिकली एक्टिव। तो पहले बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ऑप्टिकल एक्टिविटी और इनएक्टिविटी इन 2 कायरल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, 2 कायरल कार्बन वाले यौगिकों में प्रकाशिक सक्रियता समझ में आई कि नहीं आई? क्या करना है? अगर दोनों कायरल कार्बन डिफरेंट है तब तो वो हमेशा प्रकाशिक सक्रिय होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और यदि दोनों कायरल कार्बन सेम है तो आपको वहां देखना है RS करके। अगर दोनों कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन सेम आ रहा है, मतलब पहले का भी आर आ रहा है, दूसरे का भी आर आ रहा है, या पहले का एस आ रहा है, दूसरे का भी एस आ रहा है, तो ऑप्टिकली एक्टिव है, मतलब प्रकाशिक सक्रिय है। और यदि पहले का आर आ रहा है, दूसरे का एस आ रहा है, या पहले का एस आ रहा है, दूसरे का आर आ रहा है, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, प्रकाशिक अक्रिय होगा, ध्रुवण अघूर्णक होगा, अकिरैल होगा। पहचान गए? कोई दिक्कत? चलिए अब हम पढ़ते हैं एलीन्स की प्रकाशिक सक्रियता। तो सबसे पहले तो हम बात करें एलीन्स क्या होते हैं। तो एलीन्स वे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें लगातार द्विबंध होते हैं, 2 या 2 से अधिक। क्लियर है? ऐसे लगातार द्विबंध होते हैं वो एलीन्स कहलाते हैं। अब जब ये 2 लगातार द्विबंध आ गए तो यहाँ पर ये इस कार्बन की तो चारों वैलेंसी पूरी है, इसकी 2 बच रही है, तो ये एक ग्रुप ए जोड़ दिया, एक बी जोड़ दिया, और यहाँ पर एक ए जोड़ दिया और एक बी जोड़ दिया। क्लियर है? अब ये प्रकाशिक सक्रिय कब होगा, कब नहीं होगा, अपन डायरेक्ट पढ़ते हैं इनको ट्रिकों के हिसाब से, ठीक से। तो यहाँ पर देखिएगा कंडीशन, मतलब शर्तें क्या हैं। तो अपन से कोई पूछ ले प्रकाशिक सक्रियता की शर्तें, तो प्रकाशिक सक्रियता की शर्तें क्या कहती हैं आपके,
पहली शर्त तो कहेगी कि जो ये द्विबंधों की संख्या है सम होनी चाहिए, द्विबंधों की संख्या सम होनी चाहिए। सम का मतलब जानते हो, 2, 4, 6, 8 या 10 होनी चाहिए। क्लियर। और दूसरा क्या है, दूसरा यहाँ पर है कि सर जब द्विबंधों की संख्या सम है तो ये a इज नॉट इक्वल टू b, ये जो दोनों ग्रुप हैं ये समान नहीं होने चाहिए, a इज नॉट इक्वल टू b होना चाहिए, मतलब a b के समान नहीं होना चाहिए। ये दो कंडीशन देखनी है बस आपको। क्लियर है। कैसे, आप पहले समझ ले, इन एलिन्स में क्या होता है, जैसे ये द्विबंध है तो ये वाला द्विबंध और ये वाला द्विबंध एक दूसरे के लंबवत है। लंबवत कैसे, मान लो कि द्विबंध ऐसे, ये वाला कार्बन हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया और ये दूसरा कार्बन आ गया। फिर यहाँ पर ये मैंने A लगा दिया, ये तीसरा ये जो द्विबंध आया वो इस द्विबंध के लंबवत होगा ऐसे, और इस तीसरे कार्बन जुड़े हुए ये A और B हो गए। तो देखो ये दोनों तो प्लेन में होंगे और ये एक प्लेन से बाहर होगा और ये प्लेन के पीछे होगा। तो यहाँ पर मैंने ये एक तो ले लिया आपकी ओर और एक ले लिया आपसे दूर। क्लियर, ऐसे है ये। क्लियर। जब सम है, विषम होते ही जो अगला डबल बॉन्ड आएगा वो इसके लंबवत आएगा, इसके लंबवत ऐसे आ जाएगा, तो एक ही प्लेन में आगे ना ये, और प्लेन में आते प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, प्रकाशिक अक्रिय हो गया। क्लियर है। तो प्रकाशिक सक्रियता दिखाने के लिए द्विबंधों की संख्या सम होनी चाहिए, 2, 4, 6, 8 ऐसे होनी चाहिए, और फिर a इज नॉट इक्वल टू b, क्योंकि यदि a और b बराबर हो गया, मान लो ये सम है और यहाँ पर ये a है और ये भी a है, तो यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री चला जाएगा ना भाई, तो a इज नॉट इक्वल टू b होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए। तो बस आपको ये देखना है। जैसे एग्जाम्पल ले लिया आपने, एग्जाम्पल ले लिया C डबल बॉन्ड C और यहाँ पर आ गया CH3 और H, और यहाँ पर आ गया आपके CH3 और H। तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ डबल बॉन्ड सम है, 2 है द्विबंध, और A इज नॉट इक्वल टू B, A इज नॉट इक्वल टू B, देन ये कंपाउंड हो गया ऑप्टिकली एक्टिव। आपने ऐसे ले लिया C डबल बॉन्ड C, मान लो आपने यहाँ पे ले लिया Cl और Br और यहाँ पे आपने ले लिया Cl और Cl, तो द्विबंधों की संख्या तो सम है, लेकिन यहाँ A इज नॉट इक्वल टू B, बट यहाँ A इज इक्वल टू B, और A इज इक्वल टू B देन ऑप्टिकली इनएक्टिव, प्रकाशिक अक्रिय, ये प्रकाशिक सक्रिय। क्लियर। आपने ऐसे ये ले लिया C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे CH3 ले लिया, यहाँ Cl ले लिया, यहाँ Br ले लिया, यहाँ H ले लिया। तो यहाँ द्विबंधों की संख्या क्या है, 1, 2, 3, 4 है, और जब द्विबंधों की संख्या 4 है तो ये क्या हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि A इज नॉट इक्वल टू B और A इज नॉट इक्वल टू B मतलब प्रकाशिक सक्रिय हो गया। अब जैसे मान लो द्विबंधों की संख्या विषम आ जाए, तो विषम में क्या होगा बेटा, जैसे ये पहला द्विबंध आ गया, ये इसके लंबवत होगा, फिर तीसरा आएगा वो इसके लंबवत होगा, ऐसे हो गया ना भाई। तो दोनों ग्रुप एक ही प्लेन में आ गए ना, ये और ये, तो ये क्या दिखाएंगे, दोनों जब समान समूह एक साथ है समपक्ष, और समान समूह एक दूसरे के विपरीत है तो ये क्या आ गया, विपक्ष। क्लियर। तो आप यहाँ पर देखें क्या था वो देखिएगा आप, है ना, यहाँ पर देखिएगा आप, मैं यहाँ एक कंसेप्ट लिख दूं कि जब द्विबंधों की संख्या विषम हो तो संपूर्ण अणु एक ही तल में होगा, और एक ही तल में होगा तो प्रकाशिक अक्रिय होगा, एक ही तल में होगा तब वह ज्यामिति समावयवता प्रदर्शित करेगा, ज्यामिति समावयवता प्रदर्शित करेगा। क्लियर है। कैसे, जैसे मान लो C डबल बॉन्ड C, ये Cl और ये Br ले लिया, और ये Cl और ये Br ले लिया। तो देखो
ये Cl हो गया, ये Br हो गया, ये पहला द्विबंध हो गया, दूसरा द्विबंध इसके लंबवत है, ऐसे है लंबवत, और तीसरा इसके लंबवत है इस वाले के, तो इसके लंबवत ऐसे आएगा। तो जब दोनों Br एक ही ओर होंगे तो समपक्ष, ये दोनों Br एक ही ओर हो गए, एक ही तल में हो गया, तो ये कहलाएगा सिस समपक्ष, और ये प्रकाशिक अक्रिय होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्लियर? कोई दिक्कत? तो जब यहाँ पर विषम संख्या में कार्बन परमाणु होंगे तो ज्यामितीय समावता प्रदर्शित करेगा, ये क्लियर है। और वो प्रकाशिक अक्रिय होगा क्योंकि एक ही तल में होने के कारण, कागज के तल में होने के कारण वहां पर क्या उपस्थित होगा, सममिति तल उपस्थित होगा, और जिनमें सममिति तल होता है वो प्रकाशिक अक्रिय होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे आपने ये ले लिया C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पर ये Br आ गया, ये Cl आ गया, ये Cl आ गया, और ये Br आ गया, तो नंबर द्विबंध विषम है। विषम आते ही आपका तो आंसर आ गया ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब विषम आते ही क्या प्रदर्शित करेगा, ज्यामितीय समावता प्रदर्शित करेगा। यदि A इज नॉट इक्वल टू B और A इज नॉट इक्वल टू B नहीं है, तो दोनों Cl विपरीत है, दोनों Br विपरीत है, ये कौन सा फॉर्म हो गया, विपक्ष फॉर्म हो गया, मतलब ट्रांसफॉर्म हो गया। क्लियर है? ये था एलीन्स में प्रकाशिक सक्रियता, और जब एलीन्स में विषम द्विबंध हो तो वो ज्यामितीय समावता प्रदर्शित करता है। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए अब हम पढ़ते हैं स्पाइरेंस में ज्यामितीय प्रकाशिक सक्रियता। क्लियर? हम यहाँ पर बात करें स्पाइरेंस में प्रकाशिक सक्रियता की। स्पाइरेंस क्या होते हैं? स्पाइरेंस वो यौगिक होते हैं इनमें दो वलयों के मध्य एक कार्बन कॉमन होता है। क्लियर है? ये दो वलय हो गई, तो ये कार्बन जो है वो स्पाइरो कार्बन कहलाता है। क्लियर है? तो ये कार्बन तो हो गया स्पाइरो कार्बन, और ये कंपाउंड कहलाता है स्पाइरेंस। क्लियर है? अब यहाँ पर आप देखें, जब ये दोनों, ये कार्बन जो कॉमन है ये sp3 हाइब्रिड है, sp3 हाइब्रिड है, तो आप यहाँ पर देखेंगे अगर ये प्लेन में है तो ये आउट ऐसे होगा, इसके चतुष्फल की होगी ना संरचना। भाई sp3 संकेत कार्बन की संरचना कैसी होती है, चतुष्फलकीय होती है। तो जब ये दोनों प्लेन में है तो ये ऐसे होंगे। क्लियर? इसके ऐसे होंगे भाई, तो यहाँ पर ये रिंग तो प्लेन में आएगी ऐसे, और ये रिंग ऐसे आएगी आउट ऑफ द प्लेन, आधी प्लेन से बाहर और आधी प्लेन के भीतर। तो यहाँ पर जो ये वलय है, ये वाली, अगर ये प्लेन में है तो ये वाली वलय जो है वो क्या होती है, आधी प्लेन से बाहर होती है और आधी प्लेन से भीतर होती है। क्लियर? और ये आधी प्लेन के भीतर है, मतलब पीछे की ओर है, तो ये आधी तो प्रेक्षक की ओर है और ये आधी प्रेक्षक से दूर है, और ये पूरी प्लेन में है ऐसे। क्लियर? अब यहाँ पर मान लो जो ये ग्रुप आएंगे इसके, जब ये प्लेन में है रिंग तो इसके ग्रुप ऐसे आएंगे, एक बाहर आएगा एक पीछे की ओर आएगा। तो ये आ गया, ये मान लो बेज पर A आ गया तो डैश पर B आएगा, और जब ये ऐसे है, ये दोनों कार्बन ऐसे हैं तो इसके ग्रुप ऐसे आएंगे प्लेन वाले, तो प्लेन वाले आएंगे, तो ये ले लिया अपन ने A और B। क्लियर? तो ये ऐसे हैं बेटा, ये रिंग देखो, ये प्लेन वाली रिंग है ऐसी। क्लियर? तो इसका ये A हो गया और ये B हो गया। A प्रेक्षक की ओर है, ये आपकी ओर है, ये आपसे दूर है, और जो दूसरी रिंग है वो आपके परपेंडिकुलर है ऐसे। तो आधी रिंग बाहर हो गई है, ये हिस्सा बाहर और ये हिस्सा पीछे, और यहाँ पर ये प्लेन में हो गया ना भाई दोनों, ये A और ये B। तो यहाँ प्रकाशिक सक्रियता के लिए जो शर्त है वो क्या है वो देखिएगा, बस आपको तो ये शर्तें पढ़नी है और कुछ नहीं करना, इन शर्तों को याद रखना, अपने आप आंसर सॉल्व हो जाएगा। प्रकाशिक सक्रियता की शर्तें है ना, इनको ही आप ट्रिक्स मान लीजिए। क्लियर है? पहली शर्त क्या है? पहली शर्त है कि जो वलयों की संख्या है, ये वलयों की संख्या वही एलिन्स की तरह क्या होनी चाहिए, सम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए भाई? सम होनी चाहिए। और दूसरा सेकंड है A इज नॉट इक्वल टू B होना चाहिए, मतलब ये दोनों ग्रुप बराबर नहीं हो तब तो ये प्रकाशिक सक्रिय है, अन्यथा नहीं होगा। और यदि वलय भी क्या होनी चाहिए, सम होनी चाहिए। सम का मतलब 2, 4, 6, 8। और यदि वलय विषम है तो वो प्रकाशिक सक्रियता की जगह ज्यामितीय समावता प्रदर्शित करेगा, और ज्यामितीय समावता प्रदर्शित करेगा तो सिस और ट्रांस में आएंगे। क्लियर है? एलिन्स की तरह। तो जैसे आपको मान लो यहाँ पे ये दे दिया
अब वो यहाँ पे तो नॉर्मली अपन दिखा सकते हैं, यहाँ बी आर दे दिया, सी एल दे दिया, ये बी आर दे दिया और ये सी एल दे दिया। ये भ्रमित करने के लिए कि सर हमें तो सिस दिख रहा है, सिस नहीं है, एक रिंग तो प्लेन में और एक रिंग प्लेन से बाहर है। सिस और ट्रांस होने के लिए तो पूरी दो सारी रिंग जो जिन पर ये ग्रुप जुड़े हुए हैं वो एक ही प्लेन में होनी चाहिए। क्लियर? तो यहाँ पर ये क्या देखना हमें, बलों की संख्या 2 है, सम हो गई। ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए इज नॉट इक्वल टू बी, ऑप्टिकली एक्टिव प्रकाशिक सक्रिय होगा। क्लियर है? आपने ऐसे ये ले लिया, मान लो और यहाँ पे सी एल बी आर ले लिया और यहाँ पर बी आर और सी एल ले लिया। क्लियर? तो यहाँ वलय की संख्या कितनी है, 1 2 3 हो गई। तो वलय की संख्या विषम होगी ना भाई, तो प्रकाशिक अक्रिय हो गया, तो डायरेक्ट ही ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, आगे देखना ही नहीं है। फिर देखो यहाँ पे ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए इज नॉट इक्वल टू बी, तो ये ज्यामितीय समानता प्रदर्शित करेगा और ज्यामितीय समानता प्रदर्शित करेगा तो कौन सी फॉर्म हो गई, ट्रांसफॉर्म हो गई। तो ये कौन सा रूप है, विपक्ष रूप है। कौन सा रूप है ये, विपक्ष रूप है। क्लियर? और देखिएगा आप, जैसे मान लो इसमें मैंने ऐसे लिख दिया, इस वाली रिंग में मैंने लगा दिया सी एल और बी आर और यहाँ पे लगा दिया बी आर और बी आर। क्लियर है? तो यहाँ पर ये दोनों समान हो गए ना भाई, और ये दोनों भिन्न है, जबकि बलों की संख्या कितनी है, 2। लेकिन ये ग्रुप तो ए इज नॉट इक्वल टू बी और यहाँ पर ए इक्वल टू बी आ गया। और जब ए इक्वल टू बी आ गया, क्या कहा मैंने, ए इक्वल टू बी आ गया, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्लियर? आपको जैसे ऐसे दे दिया, मान लो ये दे दिया, और यहाँ पर CH3 लगा दिया, यहाँ Cl लगा दिया और यहाँ पर आपको Cl दे दिया और यहाँ पर H दे दिया। क्लियर है? ये दे दिया। अब हमसे पूछे कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है, तो आप देखो बलों की संख्या कितनी है, 4 है, सम है, ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए इज नॉट इक्वल टू बी, देन ऑप्टिकली एक्टिव प्रकाशिक सक्रिय होगा। कोई कंफ्यूजन है तो आप बताइए। ये है प्रकाशिक सक्रियता किसमें, स्पाइरेंस में। कोई दिक्कत है? कुछ नहीं करना, बस बलों की संख्या देखनी है और ए और बी देखना है, बस, और कुछ नहीं करना। क्लियर? कोई कंफ्यूजन है तो आप बताइए, नहीं है? चलिए आगे। अब हम बात करते हैं साइक्लोएल्किलिडीन्स में प्रकाशिक सक्रियता। तो यहाँ पर क्या आएगी, एक वलय आएगी। ये वलय 3 कार्बन से लेके कितने भी कार्बन तक हो सकती है, और यहाँ इस वलय पे एक डबल बॉन्ड होता है बाहर ऐसे, तो ये साइक्लोएल्किलिडीन हो गया। 2 बॉन्ड एक साथ निकली वैलेंसी तो एल्किलिडीन हो गया। ये ए है और ये बी है, और यहाँ पर ये ए है और ये बी है। तो आप देखिए ये दोनों कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, तो ये एक ही प्लेन में होगी पूरी रिंग, और जब ये एक प्लेन में है तो ये वाला जो टेट्राहेड्रल कार्बन है, चतुष्फलकी कार्बन है, वो ऐसा होगा ना भाई, ये बी बाहर की ओर होगा, तो ये हो गया प्रेक्षक की ओर, और ये हो गया डैश पर जो होगा प्रेक्षक से दूर। क्लियर? तो यहाँ तो रिंग एक ही आएगी और डबल बॉन्ड भी एक आएगा। तो जहाँ यहाँ पर प्रकाशिक सक्रियता प्रदर्शित करने के लिए एक ही शर्त है, ए इज नॉट इक्वल टू बी, बस एक यही शर्त है और कोई शर्त है ही नहीं। क्लियर है? अगर ये यहाँ प्रेजेंट होगा तो ज्यामिति भी प्रदर्शित करेगा, लेकिन प्रकाशिक सक्रियता तो होगी। अब यहाँ पे जैसे आपने देख लिया, ये एग्जांपल ले लिया, सी डबल बॉन्ड सी, सी एल बी आर, और यहाँ पर आपने ले लिया ऐसे सी एल और बी आर। तो ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए इज नॉट इक्वल टू बी, पहचान लिया साइक्लोएल्किलिडीन है। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये ऑप्टिकली एक्टिव प्रकाशिक सक्रिय। आपने ऐसे ये ले लिया, मान लो जरूरी यहाँ पर हो, ये यहाँ पे भी जुड़ सकता है और ये यहाँ पर जुड़ेगा, तो फिर वो जैसे आपने यहाँ ले लिया सी एल बी आर, और यहाँ पे आपने ले लिया बी आर और सी एल। क्लियर है? तो बी आर सी एल ले लिया तो ऑप्टिकली एक्टिव है, और फिर ये ज्यामितीय समानता प्रदर्शित करेगा, क्योंकि दोनों सिरे अलग अलग हो गए ना भाई, यहाँ तो समान थे ये, तो ज्यामितीय समानता प्रदर्शित नहीं की, क्योंकि ए बराबर बी हो गया इस रिंग का। यहाँ ये अलग अलग है ना भाई, यहाँ कुछ भी नहीं है, तो ये ज्यामितीय समानता प्रदर्शित करेगा और ऑप्टिकली एक्टिव भी होगा। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करेगा। क्लियर? कोई दिक्कत? अब आप देखो, जैसे आपने ये ले लिया, मान लो, कहाँ गया डस्टर,
आपने ये ले लिया साइक्लोएक्रिलिडीन्स में C, ये Cl और ये CH3, और यहाँ पे ले लिया आपने CH3 और CH3, ये दोनों समान ले लिए, A इज इक्वल टू B आ गया, देन ये क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्या होगा ये, ऑप्टिकली इनएक्टिव, प्रकाशिक अक्रिय होगा। कोई कंफ्यूजन है तो आप बताइएगा। क्लियर, ये है साइक्लोएल्किलिडीन। अब हम बात करते हैं ऑर्थो टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड बाइफेनिल्स की प्रकाशिक सक्रियता की। तो बाइफेनिल्स का मतलब यहाँ पर दो बेंजीन वाले होंगी, ऐसे आपस में जुड़ी हुई है एक बॉन्ड के द्वारा, और यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑर्थो टेट्रा सब्स्टिट्यूट, मतलब ये चारों सब्स्टिट्यूशन ऑर्थो पर ही हैं, ऐसे ए इज इक्वल ए एंड बी। तो यहाँ पर इसे कहते हैं अपन पाई ओटोल बंध, मतलब बॉन्ड। क्लियर, इस बॉन्ड पर ये जो दोनों समूह हैं, ये बड़े होने के कारण ये प्रतिबंधित घूर्णन प्रदर्शित करते हैं, जिसके कारण ये प्रकाशिक सक्रियता प्रदर्शित करेंगे। क्लियर, अब यहाँ पे अपन देखें कंडीशन क्या है, ट्रिक क्या है प्रकाशिक सक्रियता होने के लिए। एक ही ट्रिक है बस, A इज नॉट इक्वल टू B। क्लियर, और दूसरी ट्रिक क्या है कि ऑर्थो प्रतिस्थापित होना चाहिए, मतलब ऑर्थो प्रतिस्थापित होना चाहिए। ऑर्थो का मतलब ये, और ये वाला ग्रुप है, यहाँ पर बॉन्ड है तो इसके दो पास वाली जो स्थिति है वो ऑर्थो कहलाती है, तो यहाँ पर प्रतिस्थापित होना चाहिए ऑर्थो पर। और यहाँ पर A और B एक साथ हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन नहीं होने चाहिए कि भाई ये हाइड्रोजन हो गया, ये फ्लोरीन हो गया, या ये फ्लोरीन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, एक साथ नहीं होना चाहिए। क्योंकि छोटे आकार का होगा तो ये मुक्त घूर्णन करेगा, और मुक्त घूर्णन करेगा तो ये प्रकाशिक सक्रियता प्रदर्शित नहीं करेगा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम? तो आप यहाँ पर देखिएगा, ये होना चाहिए बस, आपको ये देखना ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड और A इज नॉट इक्वल टू B। जैसे आपने एक एग्जाम्पल ले लिया, ये राजस्थान बोर्ड का एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो राजस्थान बोर्ड में भी आ चुका और IIT में भी आ चुका। क्लियर, आप यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पर मान लो ये COOH है और ये NO2 है और ये NO2 है और ये COOH है। यहाँ लगता तो ऐसा है कि सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो, लेकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऐसे है, ये एक रिंग तो ऐसे है और ये दूसरी रिंग ऐसे है, इसके परपेंडिकुलर है। क्लियर है, तो यहाँ पर प्लेन जा ही नहीं सकता। और प्लेन कब जाएगा, जब A इज इक्वल टू B होता तो प्लेन जाता, और ये सेंटर भी कब जाता, जब दोनों एक ही प्लेन में होती तो ही तो सेंटर जाता। क्लियर, तो यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, तो ये A और ये B, ये A और ये B ऑर्थो पर है, ये भी ऑर्थो पर है, तो ये कहलाएगा प्रकाशिक सक्रिय, ऑप्टिकली एक्टिव। जैसे आपने यहाँ पर ले लिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल यही है। ठीक, आपने यहाँ पर ये ले लिया, ये Br है, ये Cl है, ये Cl है, या ये Br है और ये Cl है। आपको लग रहा होगा यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, बट नहीं है, क्योंकि एक रिंग ऐसे और एक रिंग ऐसे तो प्लेन जाएगा ही नहीं। दोनों रिंग एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और प्लेन नहीं जाएगा, तो A इज नॉट इक्वल टू B, A इज नॉट इक्वल टू B ऑर्थो पर है। बस इतना सा देखना ऑर्थो पर है या नहीं है, और A बराबर B है या नहीं है, बस खत्म। क्लियर, आपने मान लो यहाँ पे लगा दिया, इस वाले में लगा दिया, यहाँ Br लगा दिया, यहाँ Br लगा दिया, और यहाँ Cl लगा दिया, यहाँ Br लगा दिया। अब इसकी पूछे हमसे कि सर ये ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। क्लियर, तो A इज नॉट इक्वल टू B, बट यहाँ पर A इज इक्वल टू B हो गया और A इज इक्वल टू B हो गया, तो देन ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। कैसा होगा ये, ऑप्टिकली इनएक्टिव। कोई कंफ्यूजन? और एग्जाम्पल देखें अपन, मान लो वो ऐसे ना दे, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड ना दे, इसको और कोई सब्स्टिट्यूशन पे कर दे, यहाँ पे कर दे Br और यहाँ कर दे I और एक दे दे ऑर्थो पर। तो जब एक ऑर्थो पर है तो यहाँ पर देखो जो दो बच रहे थे वो हाइड्रोजन रह गए ना भाई शेष, और A बराबर B हो गया और A बराबर B हो गया, तो ये कहलाएगा प्रकाशिक अक्रिय, ऑप्टिकली इनएक्टिव। कोई कंफ्यूजन? चलिए, कोई दिक्कत है तो आप बताइए। हम उन यौगिकों में प्रकाशिक सक्रियता देखेंगे जिनमें क्रेल कार्बन के अलावा कोई और क्रेल केंद्र उपस्थित है। क्लियर है, क्रेल केंद्र ऐसे चतुष्फल के केंद्र होते हैं जिनमें उस चतुष्फल के परमाणु से चार भिन्न भिन्न
समूह जुड़े हों उसे कहते हैं हम क्रेल केंद्र। जैसे ये नाइट्रोजन है, ये हमने चतुष्फल की है, अमोनियम लवण ले लिया, इसमें ये नाइट्रोजन की चतुष्फल की फॉर्म है, ठीक है, sp3 नाइट्रोजन है ये। तो यहाँ पर देखो ये चारों ग्रुप डिफरेंट है, तो ये क्रेल केंद्र हो गया। क्रेल कार्बन नहीं है, क्रेल नाइट्रोजन है, तो इसे हम कहते हैं क्रेल केंद्र। तो क्रेल केंद्र में तो नाइट्रोजन भी आता है और फास्फोरस भी आता है, सिलिकॉन भी आता है और कार्बन भी आते हैं, लेकिन क्रेल कार्बन में केवल कार्बन आता है। क्लियर है? तो यहाँ पर क्रेल केंद्र उपस्थित है, चतुष्फल की ज्यामिति है, तो ये कहलाएगा ऑप्टिकली एक्टिव, प्रकाशिक सक्रिय। यहाँ पर देखिए फास्फोरस चतुष्फल की अवस्था में sp3 ज्यामिति में, यहाँ इसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो ये क्रेल केंद्र हो गया। तो ये क्या कहलाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव कहलाएगा, क्योंकि एक ही क्रेल केंद्र है ना भाई, और चतुष्फल की ज्यामिति में तो यहाँ कोई सममिति तल पाया ही नहीं जाएगा। ये सिलेंस हो गए। यहाँ पर देखो ये चारों ग्रुप डिफरेंट है, तो ये क्रेल सेंटर हो गया, क्रेल केंद्र हो गया, तो ये भी प्रकाशिक सक्रिय कहलाएगा। यहाँ पर देखो इसके चारों ग्रुप डिफरेंट है, चतुष्फल की ज्यामिति है, तो ये भी क्या कहलाएगा? क्रेल केंद्र के ऑप्टिकली एक्टिव कहलाएगा, क्रेल केंद्र है। तो यहाँ पर ये जर्मेन्स हो गए, ये चारों ग्रुप डिफरेंट है, तो ये जर्मेनियम भी क्रेल केंद्र बन गया और ये कहलाएगा ऑप्टिकली एक्टिव। क्लियर? ये हो गई आपकी ऑप्टिकल एक्टिविटी पूरी। अब हम केवल एक देखना बाकी रह गया, एमीन्स की ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब हम बात करते हैं एमीन प्रतीपन की। एमीन में क्या होता है? मान लो ये एमीन ले लिया, एमीन का मतलब ये नाइट्रोजन में पर ये लॉन पेयर है, और ये आपका मैंने मान लो सारे ग्रुप डिफरेंट ले लिए, C3 C2H5 ले लिया और C3H7 ले लिया। तो यहाँ पर ये चारों डिफरेंट हो गए, नाइट्रोजन और ये लॉन पेयर भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट, ये भी डिफरेंट, ये भी डिफरेंट, तो ये क्रेल केंद्र हो गया नाइट्रोजन। और क्रेल केंद्र है तो इसको प्रकाशिक सक्रिय होना चाहिए था, ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए था, लेकिन ये ऑप्टिकली एक्टिव ना होकर ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्लियर है? प्रकाशिक अक्रिय है। प्रकाशिक सक्रिय होने की जगह क्या है? प्रकाशिक अक्रिय। उसका कारण क्या है? उसका कारण है एमीन प्रतीपन। तो ये जो एमीन है, ये एमीन तुरंत ही इस एमीन में पलट जाएगा, ऐसे ये ऐसा हो जाएगा CH3 C2H5 और C3H7। इसे हम छाता प्रतीपन भी कहते हैं। छतरी होती है ना, छतरी में जैसे ये छतरी है, मान लो ये छतरी है, क्लियर? अब छतरी जैसे हवा चलेगी तो ये छतरी ऐसे होगी ना भाई, उल्टी होगी। अब ये दोनों रूप एक दूसरे में बदल रहे हैं, बार बार दमादम बदल रहे हैं, तो ये जब दोनों रूप एक दूसरे में बदलेंगे 50% ये पाया जाएगा, 50% ये पाया जाएगा। मान लो अगर ये R है तो ये ऐसे, और जब 50-50% है तो ये कहलाता है आपके रैसमिक मिक्सचर। क्या कहलाता है? ये रैसमिक मिश्रण है। और रैसमिक मिश्रण क्या होता है? प्रकाशिक अक्रिय होता है। तो एमीन्स प्रकाशिक अक्रिय होते हैं, क्योंकि एमीन्स में एमीन प्रतीपन पाया जाता है, जिसके कारण ये दोनों रूप बहुत तेजी से एक दूसरे में परिवर्तित होते हैं, और परिवर्तित एक बहुत तेजी से होते हैं, जिस कारण इनको हम पृथक नहीं कर सकते। और पृथक नहीं कर सकते तो ये मिश्रण के रूप में पड़े रहेंगे, तो 50% ये होगा और 50% ये होगा। अगर ये डी फॉर्म है तो ये एल फॉर्म है, मतलब ये दक्षिण ध्रुवण गुणक है तो ये वाम ध्रुवण गुणक होगा सपोज। तो 50% डी और 50% एल क्या बन गया? रैसमिक मिश्रण बन गया। और रैसमिक मिश्रण क्या होता है? प्रकाशिक अक्रिय होता है। तो जो ऐसे एमीन्स हैं ओपन चेन वाले, वो सारे के सारे प्रकाशिक अक्रिय होंगे। तो ये सारे के सारे एमीन्स ओपन चेन में जो है, खुली श्रृंखला में जो है, वो प्रकाशिक अक्रिय होंगे। लेकिन यदि ये ऐसा आ जाता, वलय में आ जाता, ये वलय में आ जाता ऐसे, और ये वलय में क्या है कि यहाँ पर ये तीनों ग्रुप डिफरेंट हो, जुड़े हुए तीनों ग्रुप डिफरेंट है। ये CH2CH2C CH2C है और ये CH3 तीनों डिफरेंट है। तो यहाँ पर अब ये प्रतीपन नहीं पाया जाता, ये एमीन प्रतीपन नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता? तो वलय, वलय मुड़ेगी तो विकृति आएगी, विकृति आएगी तो अस्थायित्व बढ़ेगा, तो ये इसी रूप में रहेगा, और इसी रूप में रहेगा तो ये प्रकाशिक सक्रिय होगा। तो एमीन्स केवल प्रकाशिक सक्रिय कब हो सकते हैं? जब वो वलय के रूप में हो, इस तरह से। और जब वो ओपन चेन में है, ऐसे वाले हैं खुली श्रृंखला में, तो ये होंगे प्रकाशिक अक्रिय। और जो बंद श्रृंखला वाले ऐसे वाले हैं जिनमें नाइट्रोजन वलय में उपस्थित है, क्लियर है, वो होंगे प्रकाशिक सक्रिय। कोई कंफ्यूजन? ये थी प्रकाशिक सक्रियता। इसको करिएगा ढंग से, और कोई दिक्कत आए तो बताइएगा। इसमें मैंने ट्रिक्स आपको यूं यूज की, क्योंकि अगर आप प्लेन ऑफ सिमेट्री उनको निकालने बैठे तो बहुत टाइम लेते हैं, तो क्वेश्चन की टाइमिंग को घटाने के लिए अपने ट्रिक्स का यूज किया।
उनको आप ढंग से याद करिएगा और इजीली क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। थैंक यू।